हेलो फ्रेंड्स, मैं एनपी शुक्ला सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की पद्धति अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रधान प्रशासक है। सैद्धांतिक और संवैधानिक रूप से संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस बात का बोध होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रधान प्रशासक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में प्रावधान किया गया है, जहां ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्षों तक अपना पद धारण करता रहेगा। वहीं इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पदावधि के दौरान उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसी बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को अपने पदावधि के दौरान उसको उसके पद से किन आधारों पर और किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान में उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था के 4 और प्राधिकारी हैं, उनको भी इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। इसीलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे भी महाभियोग कह दिया जाता है। लेकिन संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत अंतर पाया जाता है। जैसे पहला अंतर तो आधार का है, जहां भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल संविधान के उल्लंघन व अतिक्रमण के आधार पर चलाई जा सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राजद्रोह, रिश्वत लेने अथवा अन्य गंभीर अपराधों के संबंध में भी चलाई जा सकती है। दूसरा अंतर दोनों में यह है कि जहां अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रक्रिया का आरंभ अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकता है, वहीं भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प को संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकता है। और तीसरा अंतर यह है कि यदि अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति पर लाया गया संकल्प हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पारित करके सीनेट के पास प्रेषित करती है, सीनेट के पास भेजती है, तो उस समय सीनेट की अध्यक्षता सीनेट का चेयरमैन नहीं करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर रहा होता है। जबकि भारत में यदि लोकसभा महाभियोग संबंधी संकल्प को पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है, तो उस समय राज्यसभा का सभापतित्व राज्यसभा के सभापति द्वारा ही किया जाता है। भारत में
अपनाई भारत में राष्ट्रपति पर अपनाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक तथा अर्ध राजनैतिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी कानून के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है और इसका परीक्षण न्यायपालिका के द्वारा करते हुए उस कानून के उल्लंघन की मात्रा में अगर दंड दिया जाता है तो यह पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया होती है। जबकि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण कर रहा होता है तो वो सर्वोच्च विधि के उल्लंघन में काम करता है, लेकिन इस उल्लंघन का परीक्षण करने का अधिकार न्यायपालिका के पास न होकर बल्कि राजनैतिक निकाय अर्थात संसद के पास है, संसद के सदनों के पास है, लोकसभा तथा राज्यसभा के पास है। लोकसभा तथा राज्यसभा अगर इसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी आरोप सिद्ध हो गया और वो पद से हट जाता है। तो चूंकि काम तो वही किया गया जो न्यायपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका न करके इसे संसद के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक मतलब कॉजी जुडिशियल अथवा अर्ध राजनीतिक कॉजी पॉलिटिकल कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने का तरीका क्या है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकता है। महाभियोग संबंधी संकल्प को प्रस्तावित करने वाली सूचना पर उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। और अगर आरंभकर्ता सदन उस संकल्प को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे, तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है, वो संकल्प दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। पहले सदन द्वारा पारित किए गए संकल्प को दूसरा सदन उसके बारे में अन्वेषण का काम करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, जांच पड़ताल का काम करता है, जो आरंभकर्ता सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया होता है। ऐसे अन्वेषण के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। उसके पास यह भी अधिकार होता है कि अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखवा सके, किसी अधिवक्ता के माध्यम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में ऐसे अन्वेषण के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत कर सकता है। किंतु यदि दूसरा सदन भी उस संकल्प को अपने कुल सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ये प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है। किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा भारत में अभी तक संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने का आरोप नहीं लगाया गया। इसका तात्पर्य है कि भारत में इतने सचरित्र राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने कभी भी संविधान के उल्लंघन करने की चेष्टा ही नहीं की। हालांकि जहां से ये पद्धति अपनाई गई, जहां से इस पद्धति को लाके संविधान में शामिल किया गया, अर्थात अमेरिका में 3 राष्ट्रपतियों के विरुद्ध ये प्रक्रिया आरंभ की गई थी। हालांकि पारित किसी के विरुद्ध नहीं हो पाई। सबसे पहले 1867 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध
ये प्रक्रिया आरंभ की गई, ये प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन पारित नहीं हो पाई। इसी प्रकार 1974 में रिचर्ड निक्सन के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई, लेकिन उनके विरुद्ध भी महाभियोग संबंधी संकल्प पारित नहीं हो सका। इसी प्रकार 1998 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, लेकिन पारित किसी के विरुद्ध नहीं हो पाई, जबकि भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ ही नहीं किया गया। ओके, थैंक यू।